नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नेशनल परिवार मेडिक्लेम, आज हम ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेकर आए हैं जिसका नाम है नेशनल परिवार मेडिक्लेम हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप अपने पूरे परिवार के लिए एक ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ढूंढ रहे हैं जिसमें एक ही पॉलिसी के तहत सभी सदस्यों को स्वास्थ्य सुरक्षा मिले, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि ये वीडियो पूरा अंत तक हिंदी में मैं आपको समझाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम जानेंगे नेशनल परिवार मेडिक्लेम हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के बारे में पूरी जानकारी। इसके फायदे, पात्रता, कवरेज, प्रीमियम, क्लेम प्रक्रिया, सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में। तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो अंत तक वीडियो जरूर देखें। नेशनल परिवार मेडिक्लेम प्लान क्या है? नेशनल परिवार मेडिक्लेम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी का एक फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है। इस प्लान में एक ही सम इंश्योर्ड के अंतर्गत परिवार के पात्र सदस्यों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलता है। यदि परिवार के किसी सदस्य को अस्पताल में भर्ती होना पड़े तो इलाज का खर्च पॉलिसी की शर्तों के अनुसार कवर किया जाता है। कौन कौन शामिल हो सकते हैं इस प्लान के समांतर? शामिल किए जाते हैं कौन कौन? स्वयं यानी सेल्फ और पति या पत्नी, आश्रित बच्चे, कुछ मामले में आश्रित माता पिता। पॉलिसी की शर्तों के अनुसार मुखला अस्पताल में भर्ती होने का खर्च मिलता है। डे केयर प्रक्रियाओं का कवरेज जहां लागू हो। प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन खर्च पॉलिसी की शर्तों के अनुसार है। कैशलेस इलाज, इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। क्या क्या कवर होता है? रूम रेंट प्लान के अनुसार, डॉक्टर की फीस, ऑपरेशन का खर्च, आईसीयू चार्ज, दवाइयाँ, जाँच, नर्सिंग चार्ज, अस्पताल में भर्ती से संबंधित अन्य स्वीकृत खर्च। क्या कवर नहीं होता है? कुछ असामान्य अपवर्जन, पहले से मौजूद बीमारी, प्रारंभिक वेटिंग पीरियड, कॉस्मेटिक सर्जरी, नशे संबंधित इलाज, पॉलिसी में उल्लिखित अन्य अपवर्जन। पॉलिसी खरीदते समय सभी नियम और शर्तें अवश्य पढ़ें। कैशलेस क्लेम कैसे लें? नेटवर्क अस्पताल चुनें। जैसे अगर आपने कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस करवाया है तो उसमें दिखाता है कि आपके नेटवर्क में कौन कौन से हॉस्पिटल आते हैं, तो वो भी नेटवर्क हॉस्पिटल में आपको जाना है, तभी आपको क्लेम मिलता है। हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड दिखाना है। अस्पताल इंश्योरेंस कंपनी से अनुमति लेगा और स्वीकृति मिलने पर इलाज शुरू होगा। स्वीकृति खर्च कंपनी द्वारा सीधे अस्पताल को भुगतान किया जाता है। रीइंबर्समेंट क्लेम, यदि इलाज नेटवर्क अस्पताल में नहीं हुआ तो सभी बिल सुरक्षित रखें। डिस्चार्ज समरी लें। क्लेम फार्म भरें। आवश्यक दस्तावेज जमा करें। जांच के बाद स्वीकृत राशि आपके खाते में भेजी जा सकती है। पॉलिसी खरीदने से पहले ध्यान दें, सम इंश्योर्ड सही चुनें। वेटिंग पीरियड्स को समझें। नेटवर्क अस्पतालों की सूची देखें और सभी नियमों को ध्यान से पढ़ें। निष्कर्ष, यदि आप अपने परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेना चाहते हैं तो नेशनल परिवार मेडिक्लेम प्लान एक विकल्प हो सकता है, लेकिन पॉलिसी खरीदने से पहले उसकी अधिकारिता, पोस्चर और शर्तों को ध्यान से पढ़ें और अपनी आवश्यकताओं का निर्णय लें। तो आइए हम इसको डिटेल से समझ। तो हमारे न्यू नेशनल परिवार मेडिक्लेम पॉलिसी में एक इंडेफिनिटली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस है जो परिवार के सदस्यों को एक ही सम इंश्योर्ड के तहत कवर करती है। पॉलिसी में इन पेशेंट ट्रीटमेंट, एलोपैथी और आयु से घर पर हॉस्पिटल में भर्ती होने, पॉलिसी पीरियड के दौरान लगी बीमारी या चोट के इलाज के लिए आमतौर पर ठीक ठाक खर्च शामिल है। पॉलिसी में हॉस्पिटल में भर्ती होने से पहले और बाद के खर्च, डे केयर प्रोसीजर, सर्जरी, आर्गन डोनर की मेडिकल खर्च, हॉस्पिटल कैश, एम्बुलेंस चार्ज, एंटी रेबीज वैक्सीनेशन, मैटरनिटी खर्च, इन्फ्लेक्टेड खर्च और सम इंश्योर्ड को फिर से शुरू करने के खर्च भी शामिल हैं। पहले से मौजूद डायबिटीज और हाइपरटेंशन, आउट पेशेंट ट्रीटमेंट और क्रिटिकल इलनेस ऑप्शनल कवर के तौर पर दिए गए हैं। पॉलिसी के तहत क्लेम के लिए कोई भी रकम यहाँ पे मंजूर, कोई भी रकम यहाँ दी गई है, सब लिमिट के साथ साथ बेनिफिट की टेबल में दिखाई गई सब लिमिट के अधीन होगी। कवरेज, इसमें कौन कौन सा कवरेज है? इन पेशेंट ट्रीटमेंट कंपनी पॉलिसी के तहत कवर किए गए सभी हॉस्पिटलाइजेशन के लिए हुए मेडिकल खर्चों की भरपाई करेगी, जो कि नीचे बताए गए ब्राउन हेड पर लागू होने वाली सब लिमिटेड के अधीन है। रूम रेंट और इंटेंसिव केयर यूनिट चार्ज, जिसमें डाइट चार्ज, क्वालिफाइड नर्स द्वारा नर्स केयर RMO चार्ज, फ्लोइंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन इंजेक्शन के लिए एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज शामिल है, जो कि बेनिफिट की टेबल के अनुसार लिमिट के अधीन है। मेडिकल प्रैक्टिशनर, एनेस्थीसिया, ब्लड ऑक्सीजन, ऑपरेशन थिएटर चार्ज, सर्जिकल उपकरण, दवाएं और ड्रग्स, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, प्रोस्थेटिक और दूसरे डिवाइस के इक्विपमेंट और अगर सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान अंदर लगाए गए हों, डेंटल ट्रीटमेंट जो कि चोट के कारण जरूरी हो, प्लास्टिक सर्जरी जो बीमारी या चोट के कारण जरूरी हो, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी अगर मेडिकल जरूरी हो, ये सब इसमें कवर है। विटामिन और टॉनिक जो इलाज करने वाले मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा सर्टिफाइड बीमारी, चोट के इलाज का हिस्सा है। खतना जो किसी बीमारी या चोट के इलाज के लिए ज़रूरी हो। रूम चार्ज और इंटेंसिव केयर यूनिट चार्ज की लिमिट, हर दिन रूम चार्ज और इंटेंसिव केयर यूनिट चार्ज बेनिफिट की टेबल में दिखाई गई लिमिट दे होगे। मोतियाबिंद की लिमिट, अगर इसमें
मोतियाबिंद किसी को है तो मोतियाबिंद के इलाज के लिए कंपनी की जिम्मेदारी बेनिफिट्स की टेबल में दिखाई गई लिमिट तक होगी। खतरनाक एडवेंचर स्पोर्ट्स में नॉन प्रोफेशनल और तौर के हिस्से पर लेने से जुड़ा इलाज। खतरनाक और एडवेंचर स्पोर्ट्स में नॉन प्रोफेशनल के तौर पर हिस्सा लेने की वजह से जरूरी इलाज जुड़े खर्च इस पर निर्भर करते हैं। किसी भी एक बीमारी के लिए मंजूर मैक्सिमम रकम सम इंश्योर्ड के 25% में से जो भी कम होगी। लगातार कम से कम 24 घंटे तक हॉस्पिटल में रहने का खर्च ही मान्य होगा। हालांकि डे केयर प्रोसीजर के मामले में यह समय सीमा लागू नहीं होगी। ऊपर बताई गई किसी भी लिमिट में ज़्यादा रेट पर रूम में भर्ती होते हैं तो हॉस्पिटल में हुए एसोसिएटेड मेडिकल खर्च का रीइंबर्समेंट पेमेंट रूम रेंट चार्ज के एक्चुअल रेट के हिसाब से उसी अनुपात में किया जाएगा जो हर दिन के लिए मान्य रेट है। आईसीयू में भर्ती होने पर प्रोपोर्शनल डिडक्शन लागू नहीं होगा। एसोसिएटेड मेडिकल खर्च में नीचे दिए गए खर्चों को छोड़कर सभी संबंधित खर्च शामिल होंगे। फार्मेसी और कंज्यूमेबल्स की कीमत, इम्प्लांट और मेडिकल डिवाइस की कीमत, डायग्नोस्टिक की कीमत। ऊपर बताई गई सब लिमिट प्रीफर्ड प्रोवाइडर नेटवर्क पीपीएन में रजिस्टर्ड प्रोसीजर के लिए पैकेज के तौर पर किए गए ट्रीटमेंट के मामले में लागू नहीं होगी। लिस्टेड प्रोसीजर और प्रीफर्ड प्रोवाइडर नेटवर्क के लिए डायग्नोस्टिक और कंपनी को वेबसाइट पर समय समय पर अपडेट की जाएगी। जैसे आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया है तो आप वेबसाइट पर देख सकते हैं कि क्या इसमें लागू हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन कंपनी इंश्योर्ड व्यक्ति के हॉस्पिटलाइज होने से ठीक पहले 45 दिन के तक हुए मेडिकल खर्चों की भरपाई कंपनी करेगी, बशर्ते ऐसे मेडिकल खर्च उसी कंडीशन के लिए किए गए हैं जिसके लिए इंश्योर्ड व्यक्ति को हॉस्पिटलाइजेशन होना जरूरी था और ऐसे हॉस्पिटलाइजेशन के लिए इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन क्लेम कंपनी द्वारा स्वीकार किया जाता हो। प्री हॉस्पिटलाइजेशन को हॉस्पिटलाइजेशन क्लेम का हिस्सा माना जाएगा। तो प्री हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब क्या है? प्री हॉस्पिटलाइजेशन यानी हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले का खर्च और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन यानी एडमिट होने के बाद का खर्च ये कंपनी देखती है। हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद कंपनी इंश्योर्ड व्यक्ति के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के तुरंत बाद 45 दिनों तक मेडिकल खर्चों की भरपाई करेगी। इस पॉलिसी में बशर्ते ऐसे मेडिकल खर्च उसी कंडीशन के लिए किए गए हैं जिसके लिए इंश्योर्ड व्यक्ति को हॉस्पिटल में भर्ती होने की ज़रूरत थी और ऐसे हॉस्पिटल में भर्ती होने के लिए इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन क्लेम कंपनी को मंजूर हो। हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद को हॉस्पिटलाइजेशन क्लेम का हिस्सा माना जाएगा। घर पर हॉस्पिटल में भर्ती कंपनी घर पर हॉस्पिटल में भर्ती होने के तहत हुए मेडिकल खर्चों की भरपाई करेगी जिसमें हॉस्पिटल में भर्ती होने से पहले और हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद के खर्च शामिल हैं जो कि बेनिफिट टेबल में दिखाए गए लिमिट है। बहिष्करण एक्सक्लूजन, घर पर हॉस्पिटल में भर्ती होने में ये शामिल नहीं होंगे 3 दिन से कम का इलाज, एलोपैथिक आयुष के अलावा दूसरे इलाज पर हुए खर्च। अगर आप घर पर भर्ती हैं हॉस्पिटल के जरिए तो 3 दिन से कम का इलाज है और एलोपैथी आयुष के अलावा दूसरे इलाज पर हुए खर्च का भरपाई कंपनी नहीं करेगी। मैटरनिटी और इनफर्टिलिटी के लिए हुए खर्च, नीचे दिए गए किसी भी बीमारी के हुए खर्च, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक नेफ्राइटिस और नेफ्राइटिस सिंड्रोम, डायरिया और सभी तरह के पेचिस, इसमें गैस्ट्रोएंटेराइटिस भी शामिल है, मिर्गी, इन्फ्लुएंजा, खांसी और जुकाम, सभी साइकेट्रिक और साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर, 10 दिनों में कम समय के लिए अज्ञात कारण से बुखार, टॉन्सिलाइटिस और ऊपरी सांस की नली का इन्फेक्शन जिसमें लैरिंगाइटिस और फेरिंगाइटिस शामिल है, अर्थराइटिस, गाउट और रूमेटिज। डे केयर प्रोसीजर क्या है इसमें? कंपनी डे केयर ट्रीटमेंट के लिए मेडिकल खर्च हॉस्पिटल में भर्ती होने से पहले और बाद खर्च सहित की भरपाई करेगी जिसमें इंश्योर्ड व्यक्ति को हॉस्पिटल डे केयर सेंटर में 24 घंटे से कम समय के लिए इन पेशेंट के तौर पर हॉस्पिटल में भर्ती होने की ज़रूरत होती है लेकिन हॉस्पिटल के आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में नहीं। डे केयर प्रोसीजर में क्या होता है कि 24 घंटे से कम समय के लिए इन पेशेंट के भर्ती होता है पेशेंट और उस डे केयर में उसको मापा जाता है। आयुष ट्रीटमेंट, कंपनी हर पॉलिसी पीरियड के दौरान किसी भी आयुष हॉस्पिटल में आयुर्वेदिक रोग या नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथिक सिस्टम की दवाओं के तहत इन पेशेंट केयर ट्रीटमेंट के लिए हुए मेडिकल खर्च की भरपाई करेगी जो पॉलिसी शेड्यूल में बताए गए सम इंश्योर्ड लिमिट तक होगी। ऑर्गन डोनर मेडिकल खर्च, ये क्या है?
और कंपनी पॉलिसी पीरियड के दौरान आर्गन डोनर के हॉस्पिटल में भर्ती होने पर मेडिकल खर्च की भरपाई करेगी जब तक कि इंश्योर्ड व्यक्ति को डोनेट किए गए आर्गन को निकाला न जाए, बशर्ते आर्गन डोनेशन ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन आर्गन्स एक्ट 1994 और समय समय पर इसके बदलावों के मुताबिक हो। आर्गन का इस्तेमाल किसी इंश्योर्ड व्यक्ति के लिए किया जाता है और इंश्योर्ड व्यक्ति को आर्गन ट्रांसप्लांट कराने की मेडिकल सलाह दी गई है। आर्गन डोनर के हॉस्पिटल में इन पेशेंट के तौर पर मेडिकल खर्च किए जाएंगे। आर्गन ट्रांसप्लांट करवा रहे इंश्योर्ड व्यक्ति के संबंध में इन पेशेंट ट्रीटमेंट सेक्शन के तहत क्लेम स्वीकार किया गया है। 22 करोड़। कंपनी इस कवर के तहत किसी भी ऐसे क्लेम के लिए पेमेंट करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगी जो नीचे दिए गए किसी भी कार्ड से या उनसे जुड़ा हो। तो इस कंपनी के कुछ रूल भी हैं कि कंपनी हर तरह का पेमेंट नहीं करती है, तो इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। आर्गन डोनर हॉस्पिटल में भर्ती होने से पहले के मेडिकल खर्च या हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद के मेडिकल खर्च, डोनर के आर्गन को लेने से सीधे या इनडायरेक्ट रूप से जुड़े खर्च, मेडिकल खर्च जहां आर्गन ट्रांसप्लांट एक्सपेरिमेंटल और इन्वेस्टिगेशनल हो, डोनर के संबंध में कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट या कॉम्प्लिकेशन या जो हार्वेस्टिंग के बाद हो, आर्गन ट्रांसपोर्टेशन या प्रिजर्वेशन के से जुड़े कोई भी खर्च। इस तरह से कंपनी जो है अपना पॉलिसी। हॉस्पिटल कैश कंपनी इंश्योर्ड व्यक्ति को बेनिफिट की टेबल में दिखाई गई लिमिट तक रोजाना हॉस्पिटल कैश अलाउंस देगी जो ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिनों के लिए होगा, बशर्ते हॉस्पिटल में भर्ती 3 दिनों से ज़्यादा होना चाहिए। ये तभी हॉस्पिटल कैश मिलता है, अन्यथा नहीं। इन पेशेंट ट्रीटमेंट के तहत क्लेम करना जरूरी है। हॉस्पिटल कैश सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन के चौथे दिन से लेकर 8वें दिन तक के लिए हर दिन के लिए देना होगा। हॉस्पिटल कैश की पेमेंट के लिए 24 घंटे से कम समय के लिए हॉस्पिटलाइजेशन पर विचार नहीं किया जाएगा। जैसे अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं तो 24 घंटे के कम समय के लिए एडमिट होते हैं तो उस पर आपको हॉस्पिटलाइजेशन कैश का बेनिफिट नहीं मिलेगा। उदाहरण, 3 दिन के हॉस्पिटलाइजेशन के मामले में कोई हॉस्पिटल कैश नहीं देना होगा। 5 दिन के हॉस्पिटलाइजेशन के मामले में सिर्फ चौथे और 5वें दिन यानी 2 दिन के लिए हॉस्पिटल कैश देना होगा। 10 दिन के हॉस्पिटलाइजेशन के मामले में चौथे से 8वें दिन यानी 5 दिन के लिए हॉस्पिटल कैश देना होगा। एम्बुलेंस का खर्च क्या है? चार्ज। कंपनी अस्पताल ले जाने, अस्पताल से दूसरे अस्पताल में ले जाने, अस्पताल के डायग्नोस्टिक सेंटर में ले जाने और उससे अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान वापस अस्पताल पर लाने पर हुए खर्च का भुगतान जो है कंपनी करेगी। आपके एम्बुलेंस का चार्ज नहीं देना होगा। यह भुगतान बेनिफिट की टेबल में दिखाई गई सीमा तक किया जाएगा, बशर्ते इन पेशेंट ट्रीटमेंट के तहत क्लेम मंजूर किया गया हो। एंटी रेबीज वैक्सीनेशन कंपनी एंटी रेबीज वैक्सीनेशन पर हुए चिकित्सीय रूप में जरूरी खर्चों का भुगतान बेनिफिट की टेबल में दिखाई गई सीमा तक करेगी। वैक्सीनेशन के अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं है। मैटरनिटी प्रसूति कंपनी किसी भी महिला बीमित व्यक्ति के लिए नीचे बताए गए मैटरनिटी खर्चों का भुगतान करेगी और इसमें डिलीवरी के समय प्री नेटल जन्म से पहले और पोस्ट नेटल जन्म के बाद अस्पताल में भर्ती होने का खर्च, नवजात शिशु के लिए जरूरी वैक्सीनेशन का खर्च भी शामिल है जो बेनिफिट की टेबल में दिखाई गई सीमा के अधीन होगा। इस सुविधा का लाभ उठाने से पहले महिला बीमित व्यक्ति कम से कम 36 महीनों तक लगातार कवर के तहत होना चाहिए। नवजात शिशु को जन्म से ही संबंधित पॉलिसी अवधि के दौरान मां के लिए उपलब्ध सम इंश्योर्ड बीमा राशि के तहत 3 महीने की उम्र तक अपने आप कवर मिलेगा। 3 महीने की उम्र पूरी होने पर नवजात शिशु को तभी कवर मिलेगा जब उसे पॉलिसी के बीच में विशेष रूप से शामिल किया जाए और कंपनी को जरूरी प्रीमियम का भुगतान किया जाए। कवर मैटरनिटी खर्च का मतलब है क्या है? बच्चे के जन्म से जुड़े मेडिकल का इलाज का खर्च जिसमें अस्पताल में भर्ती होने के दौरान जटिल डिलीवरी और सिजेरियन सेक्शन शामिल है। जैसे अगर किसी का प्रेग्नेंट महिला को बच्चा होने वाला है तो उसको अगर मैटरनिटी डिलीवरी सिजेरियन यानी कि उसको अगर ऑपरेशन से बच्चा होता है तो उसका इलाज का पैसा कंपनी देगी। पॉलिसी अवधि के दौरान गर्भावस्था कानूनी रूप से समाप्त करने ऑपरेशन पर हुआ खर्च। नोट, एक्टोफोटिक प्रेगनेंसी गर्भाशय के बाहर गर्भावस्था को इन पेशेंट ट्रीटमेंट के तहत कवर किया जाता है बशर्ते ऐसी गर्भावस्था में पुष्ट मेडिकल रिपोर्ट से हुई हो। अपवाद क्या कवर नहीं है? इसमें क्या कवर नहीं है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कंपनी इस कवर के तहत निम्नलिखित संबंधित उनसे संबंधित किसी भी खर्च के लिए भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगी। 18 साल से कम और 45 साल से ज़्यादा उम्र की कवर की गई बीमित महिला की व्यक्ति की
36 महीने की वेटिंग पीरियड के दौरान डिलीवरी और गर्भावस्था की समाप्ति। हालांकि वेटिंग पीरियड को केवल तभी हटाया जा सकता है जब डिलीवरी, मिसकैरेज और एक्सीडेंट के कारण अबॉर्शन हुआ हो। डिलीवरी या प्रेगनेंसी को कानूनी रूप से ख़त्म करने मेडिकल टर्मिनेशन का खर्च जो ज़्यादा से ज़्यादा जो 2 डिलीवरी या टर्मिनेशन तक सीमित है या फिर पॉलिसी और उसके रिन्यूअल के तहत इसका भुगतान किया गया हो। एक ही पॉलिसी अवधि के दौरान एक से ज़्यादा डिलीवरी या प्रेगनेंसी को कानूनी रूप से ख़त्म करना। सरोगेट मदर का मैटरनिटी खर्च जब तक कि इनफर्टिलिटी सेक्शन के तहत क्लेम मंजूर न हो जाए। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, प्री और पोस्ट ऑर्गेनाइजेशन खर्च सिवाय प्री और पोस्ट नेटल ट्रीटमेंट के। इनफर्टिलिटी कंपनी इंश्योर्ड व्यक्ति और उसके जीवन साथी अगर पॉलिसी में शामिल हो तो मेडिकल खर्चों का भुगतान करेगी अगर उन्होंने इन पेशेंट डे केयर ट्रीटमेंट के तौर पर इनफर्टिलिटी की प्रक्रियाओं का और या इलाज के लिए ट्रीटमेंट की लिया हो, बशर्ते पॉलिसी लगातार 36 महीनों से लागू हो। पॉलिसी शुरू होने की तारीख से इंश्योर्ड व्यक्ति को शामिल करने की तारीख जो बाद में हो, किसी एक या दोनों इंश्योर्ड व्यक्ति के लिए मेडिकल खर्च बेनिफिट की टेबल में दिखाए गए सीमा के अधीन होगा। क्या शामिल नहीं है? क्या कि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन आपको हम डिटेल से इसमें समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि इस पॉलिसी में आपको क्या लाभ मिल रहे हैं और क्या नहीं है। कंपनी निम्नलिखित से जुड़ी और उनसे संबंध में हुए किसी भी खर्च के लिए भुगतान के लिए जिम्मेदार नहीं होगी। अगर आप वीडियो को पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अगर इस तरह की जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 45 साल से ज़्यादा उम्र के इंश्योर्ड व्यक्ति। क्या है कि कंपनी निम्नलिखित जुड़े या उनसे संबंध किसी भी खर्च के लिए भुगतान के लिए जिम्मेदार नहीं होगी। किसके लिए जिम्मेदार नहीं होगी? 45 साल से ज़्यादा उम्र के इंश्योर्ड व्यक्ति के लिए, इनफर्टिलिटी से जुड़े डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए और इन ट्यूबल लिगेशन या ब्रेक्सिट टाइम्स को उल्टना रिवर्स करना, स्पर्म, एग और एम्ब्रियो को सुरक्षित रखना, स्टोर करना, एक डोनर या स्पर्म डोनर, एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट, सरोगेट मदर की कोई भी बीमारी, चोट या मैट्रिज संबंधित न हो। शर्तें, इसमें शर्तें क्या हैं? IVF, GIFT, ZIFT या ICS जैसी एडवांस प्रक्रियाओं का खर्च तभी दिया जाएगा जब इंश्योर्ड व्यक्ति उचित और चिकित्सीय रूप से जरूरी इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के बावजूद सफल प्रेगनेंसी हासिल करने या बनाए रखने में असमर्थ रहा हो। ठीक है। सरोगेट मदर का मैटरनिटी खर्च मैटरनिटी के तहत दिया जाएगा। सरोगेसी की सूचना के बारे में कानूनी हलफनामा कंपनी को जमा करना होगा। अगर बीमा धारक व्यक्ति की कोई जीवित संतान नहीं है तो पॉलिसी के तहत उसके जीवन काल में अधिकतम 2 क्लेम स्वीकार किए जाएंगे। कौन कौन से? अगर बीमा धारक की एक जीवित संतान है तो क्लेम स्वीकार किया जाएगा। किसी एक बीमारी एनी वन इलनेस की सीमा लागू नहीं होगी। इस सेक्शन के मकसद के लिए परिभाषाएं। डोनर का मतलब है ओसाइट डोनर या स्पर्म डोनर। वुड का मतलब है फर्टिलाइज एंग निषेधी अंडा जिसमें सेल डिवीजन कोशिका विभाजन शुरू हो गया, प्रक्रिया चल रही है और जिसमें प्री एब्रियोनिक चरण पूरा कर लिया है। 18 साल से 65 साल की उम्र के लोग कवर का फायदा उठा सकते हैं। बेनिफिट अमाउंट, हर व्यक्ति के लिए मिलने वाला बेनिफिट अमाउंट 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख है जो चुने गए सम इंश्योर्ड के अलावा है। प्री पॉलिसी चेकअप, 18 साल से 65 साल की उम्र के बीच क्रिटिकल इलनेस कवर चुनने वाले व्यक्ति के लिए प्री पॉलिसी चेकअप रिपोर्ट जरूरी है। डेफिनेशन, क्रिटिकल इलनेस का मतलब है स्ट्रोक जिसके कारण परमानेंट लक्षण होते हैं, खास गंभीरता का कैंसर, किडनी फेलियर जिसके लिए रेगुलर डायलिसिस की ज़रूरत होती है, मेजर आर्गन बोन मैरो ट्रांसप्लांट, मल्टीपल एक्सक्लेरोसिस जिसके लक्षण बने रहते हैं और ओपन चेस्ट कोरोनरी आर्टरी बाईपास, ग्राफ्ट अंगों का परमानेंट पैरालिसिस और अंधापन। स्ट्रोक जिसके कारण परमानेंट लक्षण होते हैं, कोई भी सेरेब्रोस्कुलर घटना जिसके कारण परमानेंट न्यूरोलॉजिकल नतीजे होते हैं। इनमें ब्रेन टिश्यू का इन्फाक्शन, इंट्राक्रेनियल वेसल और थ्रोम्बोसिस, हेमरेज और एक्स्ट्राक्रेनियल सोर्स में एम्बोलिज्म शामिल है। डायग्नोसिस को एक स्पेशलिस्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर से कंफर्म करना होगा और इसका सबूत आम क्लिनिकली लक्षणों के साथ साथ ब्रेन के CT स्कैन या MRI में आम फाइंडिंग को से मिलना चाहिए। कम से कम 3 महीने तक लगातार 3 महीने तक चलने वाली परमानेंट न्यूरोलॉजिकल कमी का सबूत देना होगा कंपनी को। ये कवर नहीं किए गए हैं। ट्रांजिएक्ट इस्केमिक अटैक, ब्रेन की ट्रॉमेटिक
चोट वैस्कुलर बीमारी जो सिर्फ आँख या ऑप्टिक नर्व या वेस्टिबुलर फंक्शन को प्रभावित करती है। स्पेसिफाइड सीवियरिटी का कैंसर एक मैलिग्नेंट ट्यूमर जिसकी पहचान मैलिग्नेंट सेल्स के प्रोडक्ट ग्रोथ के फैलाव के साथ नॉर्मल टिश्यू पर हमला करके उनको खत्म करने से होती है। इस डायग्नोसिस की मैलिग्नेंस को हिस्टोलॉजिकल सबूतों से सपोर्टेड होना चाहिए और एक पैथोलॉजिस्ट से कंफर्म किया जाना चाहिए कि कैंसर सद में लिकोमिया, लिम्फोमा और सार्कोमा शामिल है, जो कि ब्लड कैंसर में ये लिकोमिया, लिम्फोमा और सार्कोमा होते हैं, ये शामिल नहीं है। सभी ट्यूमर जिन्हें हिस्टोलॉजिकल कार्सिनोमा, इंसुबिनाइल, प्री मैग्नेट बॉर्डर लाइन में मैलिग्नेंट जो मैलिग्नेंट प्रकृति अनजान बिहेवियर का लिम्फोमा नॉन इसमें शामिल नहीं है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं। ब्रेस्ट का कार्सिनोमा, इन सीटू सर्वाइकल डिप्लेसिया, कोई भी नॉन मैलिग्नेंट स्किन कार्सिनोमा जब तक कि लिम्फ नोड्स या उससे आगे मेटास्टेसिस का सबूत न हो। प्रोस्टेट के सभी ट्यूमर जब तक कि हिस्टोलॉजिकली क्लासिफाइड न हो, जिसका विल्सन स्कोर 6 से ज़्यादा हो या कम हो, कम से कम क्लिनिकली क्लासिफिकेशन तक बढ़ गए हो। सभी थायराइड कैंसर जो कि हिस्टोलॉजिकल या उससे नीचे क्लासिफाइड हो। क्रोनिक लिम्फोसाइटिक लिकोमिया जो कि RAI स्टेज 3 से कम हो। ब्लैडर का नॉन इनवेसिव पैपिलरी कैंसर जिसे हिस्टोलॉजिकली या उससे कम क्लासिफिकेशन के रूप में बताया गया। सभी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्टोमल ट्यूमर जो हिस्टोलॉजिकली या उससे नीचे क्लासिफाइड हो, जिनका माइटोटिक काउंट 50 HPFS से कम या उसके बराबर हो। किडनी फेलियर जिसके लिए रेगुलर डायलिसिस की ज़रूरत होती है। एंड स्टेज की किडनी बीमारी जिसमें दोनों किडनी काम करना बंद कर देती है, जिसके कारण या तो रेगुलर किडनी डायलिसिस या फिर शुरू किया जाता है या किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है। डायलिसिस की पुष्टि किसी भी स्पेशलिस्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर से करवानी होती है। मेजर ऑर्गन बोन मैरो ट्रांसप्लांट असल में इनका ट्रांसप्लांट होना इनमें से कोई एक इंसानी अंग, दिल, फेफड़े, लीवर, किडनी प्रक्रियास जो संबंधित अंग के इरिवर्सिबल एंड स्टेज फेलियर के कारण हुआ हो, या हेमोपोएटिक स्टेम सेल का इस्तेमाल करके इंसानी बोन मैरो ट्रांसप्लांट की पुष्टि किसी स्पेशलिस्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर से करवानी होती है, ये कवर नहीं होते हैं। दूसरे स्टेम सेल ट्रांसप्लांट जहां सिर्फ लैंगरहैंस के आइलैंड ट्रांसप्लांट किए जाते हैं। लगातार लक्षणों वाले मल्टीपल स्क्लेरोसिस, डेफिनेटली मल्टीपल स्क्लेरोसिस सॉफ्ट डायग्नोसिस नीचे दिए गए सभी सबूतों से कन्फर्म और साबित होता है। क्लेम सेटलमेंट। अब बात करते हैं क्लेम सेटलमेंट के बाद। कंपनी जैसा भी मामला हो, आखिरी जरूरी डॉक्यूमेंट मिलने की तारीख से 15 दिनों के अंदर का क्लेम को सेटल या रिजेक्ट कर देगी। क्लेम की पेमेंट में देरी होने पर कंपनी पॉलिसी होल्डर को आखिरी जरूरी डॉक्यूमेंट मिलने की तारीख से क्लेम के पेमेंट की तारीख से तक बैंक रेट से 2% ज़्यादा रेट पर इंटरेस्ट देगी। हालांकि जहां कंपनी की राय में क्लेम के हालात जांच की ज़रूरत बताते हैं, तो वह ऐसी जांच जल्द से जल्द शुरू करेगी और पूरा करेगी। किसी भी हालात में आखिरी जरूरी डॉक्यूमेंट मिलने की तारीख 30 दिनों के अंदर। ऐसे मामलों में कंपनी आखिरी जरूरी डॉक्यूमेंट मिलने की तारीख से 30 दिनों के अंदर ऐसे मालूम है कंपनी आखिरी जरूरी डॉक्यूमेंट मिलने की तारीख 45 दिनों के अंदर क्लेम को सेटल या रिजेक्ट कर देगी। तय 45 दिनों से ज़्यादा देरी होने पर कंपनी पॉलिसी होल्डर को आखिरी जरूरी डॉक्यूमेंट मिलने की तारीख से लेकर क्लेम के पेमेंट की तारीख बैंक रेट 2% से ज़्यादा ब्याज देगी। समझाना। बैंक रेट का मतलब वह रेट है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने साल में शुरुआतियाँ तय किया था। तो आज के लिए इतना है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको कुछ अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि मैंने बहुत कुछ आपको समझाने की कोशिश की है। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए और जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को इंश्योरेंस नॉलेज और हेल्थ टिप्स बाय ममता को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। एंड वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।